अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुबह 7:40 पर कुछ बच्चे अलाई के इलाके में बटग्राम के पास जो है अपने स्कूल जाने के लिए एक चेयर लिफ्ट, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बना हुआ है क्योंकि वहां पे ज़मीनी रास्ते नहीं हैं, तो वो एक चेयर लिफ्ट का सहारा लेते हुए स्कूल जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये 200 मीटर लंबी ये वायर के ऊपर ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट सी चेयर लिफ्ट है जो चलती थी, जिसमें से एक जो वायर है वो टूट गई और उसके बाद ये सुबह से अब तक जो है वो ये फंसे हुए। सुबह सुबह आर्मी ऑपरेशन इसलिए नहीं शुरू किया जा सका कि कुछ जराए का कहना था कि जी एक तो वेदर, दूसरा एयर जो थी, विंड की स्पीड जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी। और फिर इस लिफ्ट के ऊपर, चेयर लिफ्ट के ऊपर जो है 30 मीटर ऊपर एक और वायर गुजर रही थी, जिसकी वजह से जो भी हेलीकॉप्टर से लटक कर वहां तक पहुंच रहे थे उसमें दुश्वारी हो रही थी। लेकिन बारहा जो है वो हमारी फौज, स्पेशल जो सर्विसेज ग्रुप है SSG के कमांडोज ने बारहा कोशिशें की, सॉर्टीज की, पानी पहुंचाया, कुछ खाने पीने की अशिया पहुंचाई। और फिर जब अंधेरा हो गया तो उसके बाद जो हवाई ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया और फिर जमीनी ऑपरेशन शुरू किया गया। और वो भी इस तरीके से कि एक छोटी, जिसको वहां की लोकल जबान में डोली कहते हैं, छोटी डोली में एक शख्स बैठकर वहां पर उनको सामान पहुंचा रहा है, कुछ खाने पीने की अशिया पहुंचा रहे हैं। और अभी तक की इतलात ये थी कि 1 या 2 बच्चों को वहां से निकाल लिया गया है और कोशिश ये है कि आज रात ही ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। फौज के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 के लोग भी वहां पे मौजूद हैं और जो डोली के लिए जो ऑपरेटर है वो भी वहां पे लोकल, जो बहुत सारे इस तरह के रस्सी के जो ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर डोली चलती है, उनको माहिरीन को वहां पे लेकर आए हैं, जिसके तहत ये ऑपरेशन जारी है। हमारी दुआ है कि तमाम बच्चे महफूज तरीके से अपने वालिदैन के पास, अपने बहन भाइयों के पास पहुंच जाएं। और यकीनन सवाल ये पैदा होता है कि हम 75 साल के बाद भी जो अभी 14 अगस्त को हमने 76वीं जो है पाकिस्तान की सालगिरह मनाई, और उसके बावजूद हमें ये ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए ज़मीनी रास्ता दस्तयाब नहीं है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है तो क्या इसका बाकायदा चेक होता है कि जनाब केबल अपनी जगह मजबूत है, इंटैक्ट है, पूरे रास्ते में कहीं से घिस तो नहीं गई, ख़राब तो नहीं हो गई, टूटने का खदशा तो नहीं है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं और मैं जानता हूं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में इस किस्म की मेकशिफ्ट जो चेयर लिफ्ट्स हैं वो बहुत सारी बनी हुई हैं। तो हुकूमत को चाहिए और सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर वो एक बाकायदा चेक रन करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से एक डिबेट आप सुन रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने 2 बिलों के ऊपर दस्तखत नहीं किए, वो एक्ट कैसे बन गए। फिर और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर वकार अहमद जो कि सदर के सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में सेक्रेटरी हैं, उनको उनकी सर्विसेज हमें की ज़रूरत नहीं रही और उनकी सर्विसेज सरेंडर की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इमीडिएटली, विद इमीडिएट इफेक्ट। ये नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ की ये डेवलपमेंट थी और इसके बदले उन्होंने मिस हुमैरा अहमद जो BPS 22 ऑफिसर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की थी, उनको रेकमेंड किया था कि उनको सदर का सेक्रेटरी लगा दिया जाए। मुबैना तौर पर जराए के हवाले से हमें आज इतलात, बल्कि कहने वाले तो कंफर्म कह रहे थे कि इमीडिएटली का मतलब होता है विद इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट वकार अहमद साहब आज अपनी ड्यूटी पर ऐवान सदर में मौजूद रहे और वो अपने बाकायदा रोज़मर्रा के काम करते रहे। ये सदर की तरफ से गए एक ख़त का रिएक्शन हमने देख लिया कि ये किस हद तक जा रहा है, तो इसी पर भी बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शन के मामला भी चल रहे हैं। आपको मालूम है जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी उसके ऊपर नंबर लग चुका हुआ है, वो भी
अभी आने वाले 1-2 दिनों में जो है लगने जा रही है। और फिर कुछ तासुरात ऐसे भी दिए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो कि शायद साबका हुकूमत जो पीडीएम के थे उनको पसंद नहीं होंगे, पीएमएलएन को पसंद नहीं होंगे और पीपल्स पार्टी और उनके साथी उनको पसंद नहीं होंगे। ये भी बहुत बड़े सवाल आते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर लॉयर भी हैं, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अ यंग वाइब्रेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल खान मरवत साहब, हम लीगल लॉयर हैं, वो भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज़ करूंगा अपना कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर इजाज़त दें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई थी, वो ज़रा सुन लें कि वो सदर के हवाले से क्या कह रहे थे। ये ज़रा सुन लें सर। सदर पाकिस्तान को अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के जरिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ज़बानी प्लानिंग वाली बात तो है ही कोई नहीं। और इतना बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का आईनी तौर पर, वहाँ पर ज़बानी प्लानिंग तो कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया? ये बजाते खुद एक बड़ा सवालिया निशान। ये मामला कोई इतना आसान नहीं था, सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ा। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं, सदर साहब को जवाब देना पड़ेगा। ये पिछले 3 दिन से ये आज बहस जारी है, और अब आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ बढ़ेंगे, किस तरह चलेंगे? सदर साहब ने कहा ये गया है कि उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को, फिर प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको भी ख़त लिखा, वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूं। तो ये कल मेरे साथ एक सीनियर रिटायर्ड जज थे, उनका ये कहना था जब मैंने उनको कहा कि ये क्या स्टॉर्म इन द टी कप है या ये एक बहुत ही संगीन मामला है, आइनी बहरान है, तो उनका ये कहना था कि ये एक संगीन मामला है। आर्टिकल 75 की अब तशरीह हो जानी चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो फिर आइन क्या कहेगा। देखिए, इसमें सूरत हाल बदलती रही, और जो सूरत हाल बदलती रही तो हमारी राय भी बदलती रही। शुरू में ऐसा लगा कि सदर साहब के 40 साइन हो गए, हमने अपने तौर पे इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड किया। फिर हमने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया कि जो उन्होंने कहा अपने स्टाफ को, तो जाहिर है जब अपने स्टाफ को कहा कुछ तो फिर ऑब्जेक्शंस कोई होंगे। फिर मुमकिन है कि वो ऑब्जेक्शन स्टाफ ने जो ना विदहेल्ड कर लिए, रोक ली, और बाकी रिमेनिंग बिल। मगर यहाँ पे जब अल्टीमेटली अब तक की सूरत हाल है, इसमें जो ये इसका पहलू है, उसमें सदर साहब जो है दोनों तरफ से खेल रहे थे। दोनों तरफ खेलने का मतलब ये है कि वो उनको भी खुश कर रहे थे और इनको भी खुश कर रहे थे। अगर सदर साहब के पास एक बिल आया था, उसको या तो अपनी रजामंदी उस पर ज़ाहिर कर देते और साइन कर देते, ये एक ऑप्शन था। दूसरी बात यह कि उनके एतराज़ात थे, जो भी एतराज़ात थे अच्छे या बुरे, उन तमाम को लिख के और फिर वापस कर देते। एक बिल जो है 2 तारीख को आया है, दूसरा बिल 8 तारीख को आया है, 6 दिन का वक्फा है दोनों में, और दोनों पे अलग अलग जो है वो एतराज़ात लिख के उनको वापस चला जाना चाहिए था। ये इसको जो गैर मौसर बनाने का चक्कर, ये गैर मौसर बनाने का जो चक्कर है कि जी इसको गैर मौसर करते हैं, तो ये पता नहीं सदर साहब के जहन में कहाँ आया। किसी ने उनको शायद लीगल साइड पे ये मशवरा दिया होगा कि दोनों को खुश करने के लिए जो है ना वो आर्टिकल 75(1) में जो इबाम है उसका जो है ना वो इस तरह से करते हैं। उनको कहेंगे कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं, मैंने वो किया, और इनको ये कहेंगे। तो सदर साहब जो है वो दोनों तरफ खेलने के चक्कर में ख़राब हो गए इस मामले में। ये ज़रूर है कि इसमें जो है ना ये इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है 75(1) की, क्योंकि एम्बिग्विटी है अब कि उसका अगर सदर साहब ये वाले काम कर लेते हैं कि ना साइन करते हैं और ना एतराज़ लिखते हैं, तो फिर उसका मतलब क्या होगा। उसकी एक डेफिनेशन मुझे जो दोस्तों ने भिजवाई है, उन्होंने कहा कि अगर वो विद हेल्ड करते हैं, एतराज़ नहीं करते और एसेंट्स को विद हेल्ड करते हैं, तो प्रिजम्पशन ये होगी कि उन्होंने एसेंट कर दिया। मगर ये स्टिल जो है ना ये इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट या बाय एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट।
तो ये लाजमी इसमें होना चाहिए। मगर जो कुछ किया है ना, दो इसको हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक उन्होंने जो किया और दूसरा 75(1) में जो कुछ मौजूद है, इसकी तो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, मगर जो उन्होंने किया है वो उसको फिर एक और चीज़ के साथ मिलाइए आप। पीटीआई के दोस्त अगर मौजूद हैं तो वो पीटीआई ने उस वक्त जब सेनेट में ये मामला आया था, क्योंकि नेशनल असम्बली में तो ये थे नहीं, जब ये सेनेट में मामला आया था तो वो ख्वाजा आसिफ के बहाने से निकल गए थे कि चूंकि ये बिल जो है ना आर्मी एक्ट वाला, चूंकि ये ख्वाजा आसिफ पेश कर रहे हैं और चूंकि उन्होंने ख्वातीन के हवाले से चूंकि ये अल्फाज कहे थे, तो हम जो है ना नहीं बैठते। तो इस तरह वो नहीं बैठे और इन्होंने नहीं लिखा एतराज़। अब आप वो जो ना वो डॉट्स खुद मिला लीजिए। सही। कामरान साहब, क्विकली एक चीज़ और मुझे बताते चलें, फिर मैं बैरिस्टर दानियल चौधरी की तरफ जाऊंगा कि प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को खत जाता है और वो निगरान वजीर आज़म हैं, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और फिर ख़त भी लिख देते हैं कि मुझे ये इस सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। अब अगर आज भी वो सेक्रेटरी उनके ऑफिस में रहते हैं, मुबैना तौर पर हमारी इतलात ये हैं, सोर्सेज के ने यही बताया है कि वो आज अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें ये तो आप मानिए ना कि हमारे मुल्क का निज़ाम तकरीबन आलमोस्ट जो है वो कोलैप्स कर गया हुआ है, और इसके लिए मैं आप हर बंदे को जो है ना आप जिम्मेदारी जो है ना वो दे सकते हैं। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना कोई और शख्स जिम्मेदार होगा। आप देख लीजिए, सुबह से वो बच्चे फंसे हुए हैं और बच्चों को हम नहीं निकाल पा रहे, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मैं, आप या मेरे जैसे या आपके जैसे लोग जो इस मुल्क के वसाइल खा जाते हैं और वो जो लीकेज है उसके जिम्मेदार हैं। सही। एक तरफ जो है ना वो मामला इस तरह से है और दूसरी तरफ मामला इस तरह से। तो अगर सदर ने लिख दिया था, सदर वो इस वक्त मौजूद हैं, उस ख़त को ऑनर करना चाहिए था और इमीडिएटली जो ना वो सर्विसेज उनकी जो है ना विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, उनकी खिदमत को वापस ले लेना चाहिए था। जिस जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो कर दे। बाद में अगर कोई चीज़ सदर के खिलाफ स्टैब्लिश होती है तो फिर देखी जाएगी, कानून के मुताबिक जो भी उनके खिलाफ जो है ना वो मामला आ सकता है। मगर इस वक्त चूंकि वो मुल्क के सदर है, उनकी बात ना मानना ज्यादा। सही। कामरान मिर्ज़ा साहब, आपका कहना जो मैं समझ सका हूँ कि जो सेंक्टिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कि ये जो खत था उसके तहत वो हुक्म मान लेना चाहिए था। बैरिस्टर दानियल चौधरी, सेक्रेटरी साहब ने भी कल एक खत लिख दिया और उन्होंने कहा कि सदर साहब आप ये अपना फैसला वापस लें कि आपने जो मुझे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मेरी सर्विसेज हवाले की हैं और इसकी बाकायदा आज़ादाना बाकायदा तहकीकात करवाई जाएं, और फिर जो है अगर कोई गलत बयानी मेरे बिहाफ पे निकलती है तो मैं ऑनर करूँगा। तो उनका ये कहना था कि जनाब जो फाइल थी जो दोनों बिल्स की वो सदर साहब की टेबल पर गई और वहाँ से उनको वापस मौसूल नहीं हुई, और ताकि वो उसको भेजते। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखें जी, सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका तयन करना कि जो नॉर्मल प्रोसीजर्स में सदर साहब का क्या तरीका होता है बिल को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। क्या नॉर्मल तरीक़ों में और बिल्स में सदर साहब जो हैं वो रिटन बाय पोस्ट रिटनली उसको रिजेक्ट नहीं किया गया और एक्सेप्टेंस बाय सिग्नेचर एक्सेप्टेंस नहीं किया गया? अगर तो ये मामला है तो फिर तो क्लियर मेलाफाइडी है उनकी तरफ से, और जो यही मामला है इन हकीकत में असल में है क्या कि सदर साहब दोनों तरफ खेल रहे थे। अब दोनों तरफ खेल रहे थे, आपको बाज़ जगह जब दोनों तरफ खेलते हैं वो कहीं ना कहीं तो एक्सपोज होते हैं। अब जब वो एक्सपोज हो गए तो उन्होंने जो उनका पक्का पुराना वतीरा है कि मुल्क को एक आइनी बहरान में डालना, उन्होंने पाकिस्तान को फिर एक आइनी बहरान में डाल दिया। उनके जमात के वज़ीर आज़म का भी पहले ये काम था, उनकी पूरी जमात का ये काम है, और उनकी शेयर इनकॉम्पिटेंस देखिए, इनकी जमात के हर बंदे के से मतलब कि उनको जहाँ से आप पकड़ेंगे जो देखेंगे उनकी एक चीज़ निकलेगी, वो है नाअहली, इनकॉम्पिटेंस। आज पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है तो इनकी इसी तरह झूठी बातों की वजह से, इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और पिछले 22 साल की सेम तकरीर, आप इनके 22 साल की तकरीर उठाएं तो वो यही है
वही एग्जैक्टली वही लफ्ज, वही बातें, वही चीजें, और सवाए झूठ के कुछ नहीं है। और जब इनसे कुछ नहीं होता तो इसका मलबा औरों के ऊपर डालते हैं। आज भी सदर साहब ने वही किया जो इमरान खान ने उनको हिफ्ज कराया हुआ था कि जब पकड़े जाओ, जब गंद करते हुए नजर आ जाओ तो दूसरे के ऊपर मलबा डालो। और वो आपके सामने है कि इनके एक्शन से कि पहले अदवार में और पहले तरीके से किस तरह रिजेक्ट किए गए और अब किस तरह पूरा एक प्रोपेगेंडा और झूठा ड्रामा बनाया गया। बिल्कुल दानियल चौधरी साहब, लेकिन अब यकीनन मैं समझता हूं, लेकिन सदर साहब को जो इतने अरसे से हम उनको सुनते आ रहे हैं, सदर बनने से पहले भी, वो अपनी हर तकरीर में हदीस का, सहाबा कराम का रेफरेंस, फिर कुरान का रेफरेंस, और वो बड़ी ऑथेंटिक तरीके से बताते थे। और फिर ये जो ट्वीट की, वो भी उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, यानी विटनेस बनाकर उन्होंने पूरा ट्वीट लिख दिया। तो ये कम से कम इस चीज का एडवांटेज तो दिया जाना चाहिए ना सदर को, कि वो इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। देखिए जी, किस चीज का मुझे बताएं कि इनको एडवांटेज दिया जाए, कि उस चीज का कि आप मुझे एक बात बताएं, आप हर रोज अपने घर में मैं एक आम जुबान में समझाता हूं, हर रोज आप अपने घर पे कि आपके घर में क्या सौदा लाया जाए, आप एक कागज में लिख के देते हैं। रोज आप कागज में लिख के देते हैं, वो कागज अप्रूव होता है और वो चला जाता है। एक दिन आप उसको कागज नहीं देते और वो बंदा सौदा नहीं लाता, तो आप उस पर चढ़ाई कर दें कि मैंने तुम्हें कहा था और तुम नहीं लेके आए, या मैं कोई और आप बहाना कर लें। ओ भाई, आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? ये कोई मामी जी का घर तो नहीं है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? अब मुझे बात बताएं कि इन लोगों का इमरान खान की डे 1 से आप उठा लें, इनकी किसी और पार्टी के इलेक्टेबल की, इनकी जो सीनियर लोग हैं, उन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये तरीका, ये इसको मुल्क को आपने आज तक हर आईनी बहरान में आपने पहुंचाया। आपने पूरी कोशिश की कि आपकी पार्लियामेंट आईनी बहरान में रहे, फिर आपने IMF को फारिग करने की कोशिश की तो मुल्क को एक नए आईनी बहरान में डाल दिया, फिर आपने झोलियां भर भर के दवाई की कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए और वो अपना रोल प्ले किया। आज जब एक इंटरम सेटअप आया है और उसके खिलाफ एक नया केस बनाने के लिए, महाज बनाने के लिए, कैदी नंबर 804 और पता नहीं क्या क्या इनके झूठे ड्रामे और चीजों को आगे आगे स्टोरी से स्टोरी जोड़ने के लिए उन्होंने ये नई स्टोरी शुरू कर दी है। अब मुझे आपको बात बताएं, कौन सा इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट ऐसे प्रेसिडेंट के साथ काम करना चाहेगा कि जो पॉइंट ब्लैंक पे आपको पता है दुनिया को नजर आ रहा है झूठ बोल रहा है और किस बात के ऊपर? सवालात यकीनन सवालात बहुत सारे होते हैं। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी दानियाल ने भी कहा और आपने भी कहा कि सदर साहब ने दोनों इतराफ खेलने की कोशिश की है, जो कि एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए, मतलब पाकिस्तान का सबसे टॉप ऑफिस है, जेब नहीं देता। अब सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि अगर सेक्रेटरी साहब नहीं गए तो कोई मॉरल क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि चलें ठीक है, बात तहकीकात होती रहेंगी, मामलात को इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, लेकिन कोई मॉरल क्वेश्चन आता है इसमें कि भाई सदर साहब, आपके तो ऑर्डर्स जो दिए गए वो भी नहीं माने गए, हालांकि आपका कहना था कि कम से कम जो है वो ऑर्डर्स मान लेने चाहिए थे। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि मॉरल क्वेश्चन है, क्योंकि उनका एक ताल्लुक एक सियासी जमात से भी है और ये दोनों जो बिल थे उनकी मुखालफत भी PTI ने की, और जिस तरह आपने कहा कि वो उन्होंने सहारा लिया इन बिल्स के ऊपर, डायरेक्ट इनकी मुखालफत नहीं की सेनेट में, लेकिन इधर उधर की बातें करके उन्होंने कर दिया। तो आपको क्या लगता है, कोई मॉरल क्वेश्चंस भी हैं इस पूरे एपिसोड के? इसके मॉरल क्वेश्चंस भी हैं, मगर एक दो बातें और, उन्होंने वो निकल गए, वॉकआउट किया और इस तरह से वॉक ओवर दिया, ठीक है ना जी, रास्ता दे दिया। नेशनल असेंबली में उनके लोग मौजूद नहीं थे,
सेनेट में उन्होंने रास्ता दे दिया, सदर साहब ने रास्ता दे दिया। अच्छा, सदर साहब क्या एक और चीज़ जो है ना वो ज़रा जहन में लाइए, हमारी यादाश्त तो थोड़ी सी कमज़ोर है, मगर बहरहाल कभी कभी जो है ना उसको तो ताज़ा कर लेना चाहिए। ज़मान पार्क एक दिन सदर साहब गए थे ना किसी अपॉइंटमेंट के मामले में, उस वक्त अपॉइंटमेंट के उस पर साइन कर दिया था और कंसल्टेशन के लिए उसके बाद गए थे, याद है आपको? सही सही, ठीक जवाब की ठीक है ना जी। तो जब आप साइन कर चुके हैं और फिर कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, और फिर कंसल्टेशन का प्रोसेस भी सिर्फ एक पार्टी के साथ चल रहा है, क्या खूबसूरत बात है वैसे, है ना। तो बात यह है कि आप सच को साबित करना जो है ना वो नहीं पड़ता, और जब सच नहीं होता तो फिर उसको साबित करने के लिए जब इधर से खींचेंगे उधर से खींचेंगे कोई चीज़ निकल जाएगी फिर इस तरह से। तो ज़मान पार्क वाला वो जो उनका विज़िट था उसकी टाइमिंग देख लीजिएगा, उस बिल पे साइन करने की टाइमिंग, क्योंकि जब उस ऑर्डर पे साइन करने की टाइमिंग वो ज़रा देख लीजिएगा। बाकायदा ऐवान सदर में जो कुछ होता है उसके साथ टाइम भी रिकॉर्ड किया जाता है, या वज़ीर आज़म हाउस में या इवन असम्बलियों में जो कुछ होता है उसके साथ टाइम भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो बहरहाल आपके जहन में या कौम के जहन में मैं वो करना चाह रहा था। मॉरल इसकी जो है बिल्कुल ये है कि ये सबसे बड़ा जो है ना ये ऐसा ऐवान है जिसका मुकद्दस ऐवान कह लीजिए पाकिस्तान के अंदर। तो जो पाकिस्तान के अंदर मुकद्दस ऐवान है, सेंक्टिटी उसके साथ अटैच है। हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ बैठा हुआ कोई शख्स गलत बयानी करेगा, हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ शख्स, क्योंकि देखिए एक एटमी पाकिस्तान है, 25 करोड़ का पाकिस्तान है, और वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो या उनका स्टाफ उनमें से कोई भी अगर ऐसा हो जाए तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि बीइंग ए सुप्रीम कमांडर बहुत सारी चीज़ों के बटन भी उनके पास होंगे। तो जब एक आदमी जो है ना वो यहाँ पे इस तरह की हरकतें करना मुर्तज़ा साहब डरा रहे हैं आप हमें करे। कामरान मुर्तज़ा साहब आप मैं खुद डर रहा हूँ, मैं बाखुदा 2 दिन इतना सदमे की हालत में हूँ इस बात पे कि ये क्या ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क, क्या तौबा अल्लाह उस पर रहम करे, मगर क्या इस तरह से होता है, या उसका ईवान सदर इस तरह से होता है, या उसके बाकी जो है ना वो अदारे इस तरह से होते हैं। इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हम पे लग जाते हैं और हमारे कानों पे जूं भी नहीं दिखती। तो अनफॉर्चुनेट, तो इसकी मोरालिटी जो है ना आप वो कहते हैं, तो मोरालिटी तो आप जब आप एक प्रूडेंट माइंड के जो है ना उसमें टेस्ट में जब इस मामले को डालते हैं, अब 2 दिन के अंदर तो बात को समझ आ जाना चाहिए, और कौम मेरा ख्याल है इस बात को समझ चुकी है। जहाँ तक उसकी ट्रांसफ़र की उसकी बात, उसकी सर्विसेज जो है ना उन्होंने वो की, दूसरे फरीक को भी ऑनर करना चाहिए था। इमीडिएटली जो है ना उनको कहते कि जी ठीक है आप सदर हैं, हम आपकी बात ऑनर करते हैं। ना ऑनर करना तो क्या ये बात ऐसा तो नहीं है कि अगले को जताया जा रहा हो कि तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि एक अफसर को जो है ना वो कहोगे इसकी सर्विसेज वापस दे लें, और वो भी जो है ना वो उसको भी कोई जो है ना उसके ऊपर भी गौर करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम को सिस्टम के अंदर चलने दीजिए। अच्छा, इख्तिलाफात अपनी जगह पे। कामरान मुर्तज़ा साहब क्विकली एक चीज़ और मुझे बता दें। एक तो ये कि मॉरलिटी के ऊपर 2 सवाल आ रहे हैं, और फिर एक ऑफिस की सेंक्टिटी के ऊपर भी एक सवाल आ रहा है। उनके जो मॉरलिटी के हवाले से है कि एक तो ये कि पिछले दो दिनों में जिस तरह आपने कहा कि बहुत चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने आ चुकी हुई हैं, तो दैट ब्लैक एंड वाइट थिंग इज अगेन दैट गोज अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स जो उनका कंटेंशन है, या उनके हक में जा रहा है जो ब्लैक एंड वाइट में आपको अभी तक जो नजर लग रहा है? जो अभी तक बीइंग ए लीगल मैन, मैं इस वक्त एज ए JUI के वर्कर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बीइंग ए लीगल मैन इस वक्त उनके अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए अगेंस्ट जा रहा है कि अगर आपको अच्छा लगते थे वो बिल, आप उसके ऊपर साइन कर देते। आपको अच्छे नहीं लगे थे, आपका हक था कि आप उसके ऊपर रीजन के साथ अपने ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड करवाते विद इन 10 डेज, और उसको देन जो है ना वापस करते। यही जो है ना वो दस्तूर का तकाजा था, यही इखलाक का तकाजा था, यही सेंक्टिटी जो है ना इसके साथ अटैच है। आपके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए थी कि अगर आपको ये बिल अच्छे नहीं लगे तो फिर आप उसको विदहेल्ड न करते किसी चीज़ को, आप उसके ऊपर रीजंस मेंशन करते। आप इतने बड़े ऑफिस में बैठे हैं, आपने बड़े होकर मजीद कुछ नहीं बनना। सही। तो दूसरा मामला जो था कि अगर कोई आपके मातहत जो अफसर था वो अगर बाकायदा आपको जवाब दे देता है कि जनाब आप मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप अपना फैसला वापस लें, तो उस हवाले से मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है कि इज दैट द ऑफिस ओनली, और इज दैट द पर्सन सिटिंग इन दैट ऑफिस एज प्रेसिडेंट?
नहीं, ये ऑफिस के साथ, इस ऑफिस में बहुत से लोग आए होंगे और बहुत से गए होंगे। उसमें अच्छे लोग भी होंगे, उनके साथ आप एग्री कर सकते हैं। उसमें अच्छे लोग शायद ना हो मेरी तरह, उससे भी जो है ना वो आप डिसएग्री कर सकते हैं। मगर ऑफिस चूँकि ये 25 करोड़ लोगों का एक नुमाइंदा ऑफिस है, इसलिए उसकी सेक्रेटरी है। उस ऑफिस को जो है ना हम ये नहीं कह सकते ऑफिस का जो खासा, चलें, ऑफिस गलत है। दैट स्टैंड्स एड्रेस्ड। बैरिस्टर दानियाल, आप इस पर कुछ बात करना चाहेंगे, या फिर मैं अगले मौजू की तरफ भी जाना चाह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब चले गए, लंदन चले गए, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमारा कौम का एक बड़ा अजीब सा मामला है कि कहते हैं कि जनाब इतना अरसा हुकूमत की, उसमें तो चलें डे टू डे अफेयर्स उन्होंने चलाए, बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई, माशी बहरान बढ़ गया, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ गई, लेकिन जिस तरह ही ऑफिस से निकले तो निकल लिए पाकिस्तान से, लंदन जाकर बैठ गए और फिर अपने बड़े भाई के साथ मुशावरत शुरू हो गई। दो चीज़ें, एक तो ये कि इतनी जल्दी क्या, ठीक है उनकी शायद अहलिया की तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर सवालात यही आते हैं कि 30-35 साल से यही ख़ानदान हुक्मरान रहे हैं, तो इलाज के लिए बाहर क्यों? मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे। चलें, दूसरी बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी भी लोग डाउट में डाल रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा प्लीज़ बता देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ करूँगा कि जिस प्रेसिडेंट का मेंटल स्टेट ये है, जो स्टेटमेंट्स और आप चीज़ें देख रही हैं तो देख रहे हैं आप, तो उसमें तो पूरे प्रेसिडेंट की उस चीज़ के ऊपर शुबा आ सकता है कि क्या वो अहल हैं कि 22 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाने के लिए, उसके और एज अ प्रेसिडेंट बैठने के लिए, कि जब उनका अपना दफ्तर जो उनके अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात जहाँ तक आपने मियाँ नवाज शरीफ की कि ये हुक्मरान रहे हैं और बाहर अपना इलाज कराने के लिए, देखिए हम बार बार ये बावर कराते हैं, मियाँ नवाज शरीफ का जब पहली दफ़ा दिल का ऑपरेशन हुआ था तो ये हम खुशी से बाहर नहीं गए थे, उनको मुशर्रफ के अदवार में तब भी एक मार्शल लॉ का फेस करते हुए उनको बाहर उठा के फेंक दिया गया था, और उसकी कंटिन्यूटी में उनका इलाज हुआ, और उसकी कंटिन्यूटी में उनकी पूरी फैमिली जो है, उनके डॉक्टर्स चीज़ें वो बाहर इलाज और मुआवजे के अपने डॉक्टर्स के पास रहे, और उनके 10 साल एग्जाइल में उधर ही इलाज होते रहे। तो जहाँ तक बात है हॉस्पिटल्स की और वो करने की, हमारी जमात ने जितने इस मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जितने इस मुल्क में काम किया है, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निकाल दें तो आपको ना कोई रेडियोलॉजी हॉस्पिटल मिलेगा, ना कार्डियोलॉजी मिलेगा, ना आपको न्यूरोलॉजी मिलेगा, आपको सिवाय CMHS के लिए कुछ CMH और सरकारी BHQs के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने जब भी आए हमने डिलीवरेंस के ऊपर बात की, डिलीवर किया। ये जो हुकूमत हमसे पहली थी, इन्होंने पिछले 4 साल में इस्लामाबाद में एक ओवरहेड या एक ब्रिज का फीता नहीं काटा, ये सिवाय रोडों के और ट्यूबवेल्स के अलावा और सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे के अलावा इसने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। तो ये तो सिर्फ बातें होती हैं, सियासी गेम स्कोरिंग है। और जहां तक हम बात करते हैं कि हमने ये मुल्क ये एक्सेप्ट की थी गवर्नमेंट, एक ये कांटों की सेज थी, हमने अपनी सियासत को दाव में लगाया और मुल्क को बचाया, पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को बहरान से निकाला। और उन तमाम बहरानों से निकालने के बावजूद हमने इन्होंने अपनी तरफ से जितनी दुआएं और जो चीज़ें की कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। लेकिन हमारी एक पॉलिटिकल जमात है जिसमें हमारे अपने सियासी फैसले हैं और हमने सियासत भी करनी है, इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है। तो उसकी वजूहत से अगर हमारे शहबाज साहब बाहर गए हैं या कोई और वजूहत से, तो देयर इज नो बिग डील। ही इज़ नॉट इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इन प्लेस है दे आर डूइंग देयर वर्क। हमारा काम खत्म हो गया, हम पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए, डिफॉल्ट से बचाया, IMF उन चीज़ों के माहिदों को वापस कंटिन्यू किया कि जो इमरान खान ने उनको झूठा करके और उनसे झूठ बोल के इनको आधे रास्ते में छोड़ के लैंड माइन्स बचा के चले गए थे, उनको ख़त्म किया और वापस पाकिस्तान को कंटिन्यूटी की तरफ लेके गए। तो इंशाल्लाह ये जो इंटरिम सेटअप है उसको अच्छी तरह संभालेगा और वो बोझ डालेगा जिसका इमरान खान ने वादा करके आए, ना हम ना इंटरिम सेटअप में, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शंस अपने टाइम से होंगे, इलेक्शंस जल्द होंगे और हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के मसले बहरान एक नई स्पिरिट के साथ हल करेंगे और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान को उन्हीं ऊंचाइयों और बुलंदियों पर लेके जाएंगे जहां हम 2017 से जब ये प्रोपेगेंडा और ये 2 नंबरी शुरू हुई और हमें उठा के बाहर फेंका गया, तब जहां छोड़ के गए थे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी ऑन दैट वर्ज, पाकिस्तान विल बी ऑन दैट लाइन ऑफ बेटर फॉरेन पॉलिसी, बेटर एक्सचेंज, बेटर डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को वापस प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, उस लाइन के ऊपर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लेके आएंगे इंशाल्लाह।
बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आई अंडरस्टैंड, माय पॉइंट इज 2008 से आपने मुशर्रफ दौर में इसका जिक्र किया, 2008 से 2018 तक पंजाब में मतवातर आपकी हुकूमत रही, 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत रही। 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है एक इंटरनेशनल पावर एक्सीलेंस हॉस्पिटल बनाने का, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब का भी इलाज हो सकता, जहां पे भी आजकल मियां शहबाज शरीफ साहब की अहलिया का भी इलाज हो सकता। तो बहुत सारे सवाल, हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए कि जहां हर तरह का इलाज मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा जो आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो आप खाली देखें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखें या लाहौर के देखिए कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स, लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स छोड़ के वहां से कराते हैं, शिफा और पता नहीं कायदे आजम हॉस्पिटल्स छोड़ के कराते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं हमने। मुझे आप इनके अदवार का एक पंजाब का अस्पताल गिरा दें, एक पाकिस्तान का अस्पताल गिरा दें। मियां नवाज शरीफ तो इसलिए गए, मियां नवाज शरीफ तो इसलिए गए कि जो उनके हार्ट का पहले प्रॉब्लम मैं इसकी तरफ आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं, इश्यूज हुए, इनके डॉक्टर ही बाहर थे और उन्होंने बार बार ये कहा कि ये एक ट्रिकी पेशेंट है, इसका इलाज क्योंकि हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, हम ही देखना चाहते हैं और हम ही करना चाहते हैं। बट बैरिस्टर दानियाल चौधरी, अगेन फिर सवाल ये आ जाता है कि फिर हमें ना कोई पीरियोडिक बुलेटिन वहां से मिला जो मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए था, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भाई ने गारंटी दी, वापस नहीं आए और अभी तक ये बात कर रहे हैं। कोई मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर जो आपके PMLN के थे, कहते हैं कि जी रिस्क, टोटल रिस्क फ्री होंगे तब आएंगे। एक कहते हैं कि जी तमाम रिस्क, सर तो मुझे बताएं ना, इससे आपका मुल्क कैसे बहरान में है? मुझे बात बताएं कि इससे ये दिस इज नहीं, एक सेकेंड बॉस, मुल्क आपका किस इसकी वजह से कौन से बुरान में है? एक कोर्ट की अप्रूवल से गए थे और इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे, कोर्ट के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे और इंशाल्लाह ये लीगल प्रोसीजर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक तरफ मुनाजा कर रहे हैं इमरान खान का, जो 4 दिन अस्पताल, 4 दिन ये जेल में नहीं गए, उनको बेलें मिल गई, इनको गाड़ियां उठा के इनको कोर्टों के मर्सिडीज गाड़ियां भिजवा के इनको कोर्टों में बुलाया जाता है। और हमारे केसेस में जहां धाएं मार के आपके जजेस ने खुद स्टेटमेंट्स दे दी कि हमें किस तरह ब्लैकमेल किया गया, वो पूरा प्रोपेगेंडा जो बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, और उसको भी उनको भी आज तक उस केस का ट्रायल नहीं हो सका। हम तो ये कहते हैं कि यार कि इंसाफ होना चाहिए, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नजर भी होनी चाहिए। 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया, आज भी दे स्कॉट फ्री। दानियल, मैं आता हूं आपकी तरफ, मुझे जरा क्विकली जाने दें कामरान मुर्जा साहब की तरफ। कामरान मुर्जा साहब, आप एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर या एक इंडिपेंडेंट सिटीजन होने के नाते पिछले 30-35 साल की सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए, फिर हम आज भी अगर यही सुनते हैं किसी लीडर के वापसी के आने से कि जी गारंटीज भी मिल गई हैं और दूसरा कहते हैं कि जी 100% रिस्क फ्री होगा, लीडर्स मेरे नज़दीक या प्रोबेबली कि वो मैदान में रहकर तमाम चीज़ें फेस करते हैं, यहाँ पर होते हैं। पिछले जितने अरसे से वो मेरे ख्याल में 2019 नवंबर से गए हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, दुनिया की सैर कर रहे हैं, स्पेन गए हुए थे हालिया कुछ दिन पहले, सब जगह। आपको क्या लगता है कि एक लीडरशिप, क्या वो लीडरशिप क्वालिटीज कमांड करनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में मैं अपने लिए जो है इन एनी केस मैं इस मुल्क में रहना पसंद करता हूँ। जो कुछ भी मुझे मसला हो तो मैं अपने ऊपर वो सूरत हाल लागू करता हूँ, बाकी वो अपने मामला बेहतर समझते होंगे। सही। मगर सारी बातों का जवाब ये है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब देखा गया था। आज हमने 75 सालों में मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि मेरा और ये बैरिस्टर साहब का पाकिस्तान तो है, मगर क्या ये आम आदमी का भी पाकिस्तान है? तेरा और मेरा पाकिस्तान है, ये कोई आम आदमी का पाकिस्तान नहीं है। मैं जो आपके कैमरामैन मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो जब मेरे से बात कर रहे थे तो वो भी, उनकी आंखों में भी आंसू थे इस महंगाई के हवाले से। तो ये सिर्फ एक ख़ास तबके का पाकिस्तान है। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है। लेकिन सर मुझे ये बता दें कि
एक आईनी बहरान है। 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं होते तो वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो रीजंस हमारे सामने आ रही हैं कि जी वो हल्का बंदियां होनी है, उसमें 4 से 6 महीने, तो ये एक आईनी बहरान है या दिस वुड जस्ट सेल थ्रू, कोई आइन की कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही इससे? नहीं, ये आईनी बहरान है और हमारे साथ तो बलूचिस्तान में और भी हाथ हुआ हुआ है। हमारी तो 64 से 70 लाख की आबादी इधर उधर कर दी है इन्होंने। चैलेंज किया हुआ है मेरे बेटे ने, कल मेरा ख्याल केस भी लगा हुआ है हाई कोर्ट में। तो ये बहरान पे बहरान है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप एग्री नहीं करते हो, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पे आप एग्री नहीं करते हो, आप अपना नुक्ता नज़र अलग रखते हो और वो नुक्ता नज़र जो है वो आपने देखा कि हमने अपना नुक्ता नज़र अलग से बताया भी कि ये चीज़ें जो है ठीक नहीं हो रही, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा चलें कैमरा मुजर साहब, आज एक क्योंकि मेरे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है और आपसे इजाज़त भी लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने ज़रा वो जो मसीही बरादरी के साथ जो जड़ावाला में वाक़या उस पर बात करना है। क्विकली एक चीज़ बताएं, आज प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में तकरीर करते हुए कहा कि as we are the continuation of the previous government. What does this statement suggest? मतलब मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई इस बात की कि how can be a caretaker government? ऐसा है कि मेरे से उनकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने 15 साल जो है ना यूके में गुजारे हैं, तो मेरा ख्याल है वो इस अंग्रेज़ी को खुद ही एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसे ये उन्होंने अपनी ट्वीट में ये अपना मेंशन किया हुआ है, काइंडली सुनिएगा और फिर कभी मौका मिला तो प्लीज मुझे जरा मैं कह रहा हूँ ना, हमारी तो उर्दू भी अच्छी नहीं है ना, उनकी अंग्रेजी जो है। क्विकली बैरिस्टर दानियाल चौधरी, व्हाट डू यू गैदर आउट ऑफ दिस? मैं अगर इसमें Sir, this is a continuity of the policies that the previous government by Imran Khan has been agreed to IMF. ये continuity of जो बात कर रहे हैं, ये continuity of economic plan है कि पाकिस्तान को जिस तरह ये बांध के आए थे उसको इस बहरान से निकालना और इस मईशत को इस मुश्किल टाइम से निकालना और बैंक करप्सी से इन चीज़ों से बचा के एक नेक्स्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना इनका मकसद है। So probably that is the statement. लेकिन वो ये उन्होंने फिर आगे जाके एक्सप्लेन किया, probably the word should have been continuity. We are here for the continuity of the policies, not as the continuation of the previous government. I understand that. बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हाल ही में बहुत ही तकलीफ दे सानिया जड़ावाला में हमारी मसीही बरादरी के साथ जो जुल्म सितम हुआ और उसके बाद फिर जो हुकूमत का रिएक्शन था वो इंतहाई काबिल तहसीन है। तमाम इदारों का, फौज का, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था वो भी काबिल तहसीन है। इस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद रोज़ पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जड़ावाला में हमारी मसीही बरादरी के साथ जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह उनके अमलाक को जलाया गया, वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस जो उसके बाद रिएक्शन जो आया, जो उसके ऊपर हमारी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, सूबाई पंजाब की हुकूमत का, हमारे इदारों का, हमारी जो इदारा सबसे अहम इदारा फ़ौज के सरबराह का जो रिएक्शन आया, इसको जो मसीही ख़ानदान जो इस वाक़े से जड़ावाला में मुतासिर हुए थे उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, इदारों का भी, सूबाई हुकूमत का भी, वफाकी हुकूमत का भी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जब वाक़यात होते रहेंगे हम उस वक़्त इस तरह के रिएक्शन देते रहेंगे? इनको रोका कैसे जाएगा? इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल। नाज़रीन आज इन जड़ावाला के जो मुतासरीन थे मसीही ख़ानदान, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने मुतासरा ख़ानदानों की जिस तरह दादरसी की, इससे साबित हुआ कि रियासत वाकई ही माँ जैसी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि शायद पहले कुछ वाक़यात को इग्नोर भी किया गया रियासत की तरफ से, लेकिन जिस तरह आज रियासत इनकी दादरसी के लिए पहुंची वो एक यकीनन बहुत काबिल तहसीन बात थी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब,
आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल का, क्या ये वाकयात जो होते हैं, जिस तरह मसीह ख़ानदान जो मुतासिर हुए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, आप उलमा की तारीफ़ की, तमाम मज़ाहिब के जो हैं उनकी तारीफ़ की, हुकूमत पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ की, हमारे इदारे अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ़ की, जिस तरह का उनकी तरफ से रिएक्शन आया, हमारे जितने NGOs हैं जो उनके साथ खड़ी हुई उनका शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनको अब ऐसा लगा है कि रियासत वाकई ही मां जैसी है। ताहिर अशरीफ साहब, क्या ये तालीम की कमी है या हमारी छोटी छोटी जो दुकानें हैं जो हमने सजाई हुई हैं ये उनकी वजह से है? देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें दोनों चीजों की कमी है। जी 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 जी, इसमें दोनों चीजों की कमी है। यह है कि बिलखुसूस रियासत जो निज़ाम अदल है उससे लोग मायूस हो गए, और दूसरी है जहालत है, और बहुत सारे और असबाब भी हैं, बेरोजगारी भी है, तरबियत भी नहीं है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि हम यकसू नहीं हैं इस अफरीद के मुकाबले के लिए। वाकया होता है, हम सारे जमा होते हैं, मजम्मत करते हैं, 2-4 दिन इस पर आप हजरात भी मीडिया वाले बोलते हैं, फिर कुछ और हो जाता है और फिर हम भूल जाते हैं। अगर माजी में होने वाले जो वाकयात हैं उनके लोगों को इंसाफ मिला होता, जोसेफ कालूनी है और बहुत से हैं, तो ये जड़ा वाला ना होता। लेकिन इस बार एक चीज मुख्तलिफ हुई है, और वो ये है कि जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर जिन जज्बात का इजहार किया है, वो एक उम्मीद पैदा हुई है कि हो सकता है कि ये अब आखिरी वाकया हो और मुजरिमीन को सजा मिले। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को बताने की भी, कि एक तो तौहीन क्या है, दूसरा ये है कि अगर कोई तौहीन करता है तो उस मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, कानून मौजूद है, ना कि उसके घर वालों को और उसके मजहब वालों को और उसके अहलो अयाल को। तो ये काफी मेहनत तलब काम है, बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन बुनियादी सबब यही है कि निज़ाम अदल हमारा जो है वो इस मामले में कमजोरी दिखाता है, और रियासत इस तरह के मामलात के खात्मे के लिए यकसू नहीं है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ये जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ हैं उनका जो जिस तरह इस पर रद्द अमल आया, और फिर काजी फायज ईसा साहब का वहाँ जाना और सारा, कि इससे उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। बिल्कुल ताहिर महमूद रशीद साहब, मेरे पास वक्त कम है, जरा क्विकली मुझे एक बात बता दें। जो मैंने कहा था कि हम जो छोटी छोटी दुकानें सजा लेते हैं वो लोगों को इश्तियाल दिलाने में बहुत फख्र महसूस करते हैं कि देखो जी हमने ये कर दिया। सियालकोट का भी बहुत तकलीफ दे वाकया, तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? मैं समझता हूँ ये आप ठीक कह रहे हैं। जब रियासत ताकतवर होगी तो ये छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब खौफ होगा कि रियासत मौजूद है और रियासत का अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, अगर मैंने कानून हाथ में लिया तो ये दुकानें और दुकानदार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर रियासत कमजोर होगी तो फिर दुकानें भी चलती रहेंगी और दुकानदार भी उससे फायदा उठाते रहेंगे। यकीनन आपने बहुत सही बात की, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। सवाल दोनों हैं कि तालीम भी नहीं है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जनाब अगर तौहीन होती है तो वो किस तरह उसको डील करना है, और अगर करने वाला उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो कानून है जो उसको सज़ा देता है। आम आदमी को जो है ये किसी ने भी इख्तियार नहीं दिया कि वो कानून को अपने हाथ में ले और दंगा फसाद हो और लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बनाए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।